हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, हमारा पॉलिटिकल साइंस में सामाजिक समझौता सिद्धांत, तो मैंने पहले आपको दैवी सिद्धांत और शक्ति सिद्धांत, दो सिद्धांत मैंने दो टॉपिक करा दिए थे और आज हम इसी में पढ़ेंगे सामाजिक समझौता का सिद्धांत में आगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जब भी देखें पूरा देखें और पसंद आए तो उसे लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और नए हैं आप चैनल पर तो सब्सक्राइब चैनल को अवश्य कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। उदारवादी परंपरा में राज्य की उत्पत्ति तथा प्रकृति के दो सिद्धांत, ठीक है, दो सिद्धांत हैं, ठीक है। उत्पत्ति और प्रकृति तथा प्रकृति दो सिद्धांत, पहला कौन सा है? सामाजिक समझौता का सिद्धांत और ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत, ठीक है। 17वीं शताब्दी तक राजनीतिक विचारधारा में सामाजिक समझौता का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण था, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य दैवी न होकर मानवीय संस्था है। तो इनका क्या मानना है? पहले आपने पढ़ा था दैवी सिद्धांत की, जिसमें राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि समझा जाता था, प्रतीक समझा जाता था और राजा की आज्ञा का उल्लंघन करना पाप समझा जाता है। जिससे पहली वाली वीडियो में मैंने पढ़ाया था जो आपको। आज हम इसमें देखते हैं कि इसमें यह क्या मानते हैं ये लोग समझौता के सिद्धांत में, दैवीय न होकर क्या है, मानवीय संस्था, यानी मानव ने इसे बनाई है, ठीक है। दैवीय न होकर मानवीय संस्था है जिसका जिनका प्राकृतिक जो है जिनका निर्माण प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले मनुष्यों ने मिलकर, प्राकृतिक अवस्था में कैसे मनुष्य रहते थे, कबीलों में इधर उधर इस तरीके से सब रहते थे संगठन बना बना के। तो इन लोगों ने क्या किया कि इन लोगों ने मिलकर सबके हित साधन के उद्देश्य से किया है। तो ये सामाजिक समझौता सिद्धांत जो है ये मानना है कि यह एक तरीके का समझौता है और सब लोगों ने मिलकर प्राकृतिक अवस्था में जो लोग रहते थे उन्होंने, सब मनुष्यों ने इसमें मिलकर अपने हित साधन के उद्देश्य के लिए, ठीक है, हित साधन के उद्देश्य के लिए इसका निर्माण किया है, राज्य का निर्माण किया है, ठीक है। ग्रीस में पहले सोफिस्ट वर्ग के विचारकों ने सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ठीक है, तथा राज्य को एक वित्तीय संस्था तथा किसी समझौते का फल माना। इन्होंने क्या माना? वित्तीय संस्था तथा किसी समझौते का फल माना। प्लेटो तथा अरस्तु ने सामाजिक समझौता सिद्धांत की आलोचना की है। कौन किसने आलोचना की है? प्लेटो ने और किसने? अरस्तु ने, ठीक है। इन्होंने आलोचना की है सामाजिक जो है समझौता का जो सिद्धांत है। रोम के विचारकों ने राज्य सत्ता का अंतिम स्रोत जनता को माना है। रोम के जो हैं विचारक, उन्होंने क्या माना है? सत्ता का अंतिम स्रोत जनता को माना है इन्होंने, ठीक है। मध्ययुगीन मैनगोल्ड ने 11वीं शताब्दी की बात है में यह मत दिया कि जो राजा इस समझौते के विरुद्ध चलता है जिसके द्वारा वह राजा है तो वह सिंहासन से हटा दिए जाने योग्य है। तो क्या कहते हैं कि जो राजा, कोई भी राजा जो इस समझौते के जो है सामाजिक समझौते के विरुद्ध चलता है, ठीक है, क्योंकि प्राकृतिक लोगों ने क्या किया है, यह एक समझौता किया है मिलकर सबके हित साधन के उद्देश्य के लिए। तो जिसके द्वारा राजा, जिन लोगों ने समझौते के द्वारा उसे राजा बनाया है, तो अगर वह राजा है तो क्या है, वह अगर वह विरुद्ध काम करता है इस समझौते के तो उसको क्या करना चाहिए? सिंहासन से हटा दिया जाना चाहिए, यानी वो राजा के पद पर रहने लायक नहीं है, ये मानना है। 13वीं शताब्दी में टॉमस एक्विनास, ठीक है, टॉमस एक्विनास ने कहा है कि इसका समर्थन किया है। इन्होंने क्या किया है? टॉमस जो है ये है, इन्होंने क्या किया है? इसका समर्थन किया है। इंग्लैंड में रिचर्ड हुंकार ने अपनी पुस्तक है, इनकी पुस्तक है लॉ ऑफ इकोलॉजिकल पॉलिटी में यह विचार प्रतिपादित किया कि मनुष्य की प्राकृतिक अवस्था और शांतिपूर्ण और संघर्षमय थी। क्या थी इनकी प्राकृतिक अवस्था? शांतिपूर्ण भी थी लेकिन संघर्षमय भी थी। इसलिए उन्होंने यह समझौता किया क्योंकि बहुत संघर्ष था आपस में, किसी की कोई बात नहीं मानना, सब अपने मन की करना है सबको, कोई उद्देश्य नहीं था, कुछ नहीं था, किसी का कोई नियंत्रण नहीं था। तो इन्होंने क्या किया कि एक समझौता किया और राज्य को क्या किया? इन्होंने राज्य को उत्पन्न किया, राज्य का निर्माण किया समझौते द्वारा। समझौता सिद्धांत को समाज के उन व्यक्तियों द्वारा किए गए समझौते का परिणाम मानता है जो उन संगठन निर्माण के पूर्व सब प्रकार के राजनीतिक नियंत्रण से मुक्त थे। ये कहना है बिलोबी का, इन्होंने कहा है बिलोबी ने, ठीक है। आगे चलते हैं। हुगो ग्रेटियस, ठीक है, मैंने इसलिए इंग्लिश में भी नाम लिख दिया है क्योंकि इसमें हिंदी में थोड़ा सा
कुछ इंग्लिश वाले जो नाम होते हैं तो उसमें लिखने में जो है इसमें कंप्यूटर में थोड़ा सा शब्द कई बार हल्के फुल्के चेंज हो जाते हैं, तो कभी कभी आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए इंग्लिश में भी लिख दिया है। ठीक है, तो ये कौन थे? हुगो ग्रोटियस। इन्होंने अपने ग्रंथ में वन द लॉ ऑफ वार एंड पीस, ठीक है, कौन सी पुस्तक है ये इनकी? ये बिल्कुल याद रखें। और किसकी पुस्तक है ये? हुगो ग्रोटियस की। ठीक है, तो ये है ऑन द लॉ ऑफ वार एंड पीस ने राज्य को समझौते का परिणाम माना। इन्होंने अपनी पुस्तक में ये लिखा है, इन्होंने राज्य को क्या माना है? समझौते का परिणाम माना है। ये जितनी भी किताबें हैं जिनकी सब रट डालिए वो ही पूछी जाएंगी, और भी बहुत सारी पूछी जाती हैं लेकिन किताबें जरूर पूछी जाती हैं, तो पूरी किताबें आपको याद रखनी चाहिए। हुकर, मिल्टन, ग्रेशियस, वुल्फ, कांट, ब्लैक स्टोन, स्पिनोजा ने इस समझौते का, ये सब वैज्ञानिक है जिन्होंने क्या किया है? इस सब समझौते का, इसका समर्थन इन्होंने किया है। जॉन मिल्टन ने जनता को राज्य शक्ति का स्रोत मानते हुए इस समझौते का समर्थन किया है, तो इन्होंने भी इसका समझौतन किया है राज्य शक्ति का स्रोत मानते हुए। ठीक है, अब जर्मनी में सैमुअल सैमुअल फ्यूफैंडाफ ने के मतानुसार मनुष्य ने समझौता करके दुखपूर्ण, क्या है? दुख पूर्ण प्राकृतिक दशा से मुक्ति प्राप्त की। स्पिनोजा ने फ्यूफैंडार्फ के इस मत का समर्थन किया। ठीक है, ये इस तरह से आधार रहा है, इसमें आ नहीं रहा था, तो समर्थन किया। सामाजिक समझौता सिद्धांत के अत्यधिक वैज्ञानिक ढंग से विवेचना करने वालों में इंग्लैंड के दो विचारक हैं, थॉमस हॉब्स और जॉन लॉक। ठीक है, तो हॉब्स और लॉक था फ्रांस के विचारक, जैक रूसो पूरा नाम है इनका, जो फ्रांस के विचारक हैं रूसो। तो हॉब्स, लॉक और रूसो का नाम क्या है? विशेष रूप से उल्लेखनीय माना जाता है। ठीक है, हॉब्स के राजनीतिक विचारों पर दो बातों, गैलीलियो द्वारा नवीन भौतिक विज्ञान की खोज तथा 1682 में इंग्लैंड के गृहयुद्ध का व्यापक प्रभाव था। ठीक है, रचनाएं। हॉब्स अपने जन्म के विषय में कहता है कि मैं और मेरा भैं जुड़वा भाई है। क्या कहता है? मैं और मेरा भैं क्या है? दोनों जुड़वा भाई हैं। ये कोटेशन पूछी जाती है और एग्जाम में आता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अव्यवस्था का भय हॉब्स के सिद्धांत की आधारशिला है। सामाजिक समझौता संबंधी विचार उनकी पुस्तक लेवियाथन, कौन सी पुस्तक है हॉब्स की? लेवियाथन लेवियाथन में दिया गया है। ठीक है, हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में, ये भी याद रखें, हॉब्स की जो पुस्तक है लेवियाथन, और मैं और मेरा भाई जो है जुड़वा भाई है, भय, मैं और मेरा भाई जुड़वा भाई है, ये कोटेशन याद रखें। हॉब्स की, किसकी है ये? हॉब्स की। ठीक है, थॉमस हॉब्स। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी निर्मम था। क्या था मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में? स्वार्थी था, निर्मम, क्योंकि जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता था, सिर्फ अपने अपने जीने के लिए निर्मम बनना पड़ता था। तो मनुष्य क्या था? स्वार्थी भी था और वह निर्मम भी होता था, एक दूसरे को मार भी देता था अपने आप को बचाने के लिए। ठीक है, उसका जीवन एकांकी, दीनहीन, घृणित और पाशविक था, क्योंकि वह पढ़ा होगा आपने तो शुरुआत की जो इतिहास है, और तो उसमें क्या था? उसका जीवन एकांकी था, दीनहीन था, सहयोग की भावना नहीं थी एक दूसरे में, और सामाजिकता नहीं थी, पाशविक प्रवृत्ति थी, घृणित थी, क्षणभंगुर था। ठीक है, कब कौन किसको क्या हो जाए कुछ पता नहीं, क्योंकि एक दूसरे को कोई सहयोग की भावना नहीं थी, एक दूसरे की सुरक्षा की भावना नहीं थी, वैसा कुछ भी प्राकृतिक अवस्था में नहीं था। सिर्फ इंसान को अपने जीने से मतलब था, अपना जीना है बस। तो वो क्या थी? पाशविक प्रवृत्ति थी, जैसा कि पशुओं में होता है। प्रत्येक मनुष्य को एक दूसरे से भय था। प्रत्येक मनुष्य क्या था? एक दूसरे से डरता था, एक दूसरे से उसे भय रहता था। इस समय प्राकृतिक अवस्था में जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जो मजबूत है वह जिंदा बच जाएगा और जो नहीं है वो खत्म हो जाएगा। तो उसमें क्या था? जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसके पास शक्ति है वही जिंदा रह सकता था। हाब्स के अनुसार जिसे मार सको मारो। क्या कहते हैं हाब्स? ये कहते हैं जिसे मार सको मारो, जो हड़प सको हड़प लो, उसे हड़प लो। जैसी जो है अवस्था में भी प्राकृतिक कानून और आत्मरक्षा के नियम जैसी व्यवस्था चरितार्थ थी। हाब्स के अनुसार प्राकृतिक नियम जिनकी संख्या कितनी बताई इन्होंने? 14 बताई है। मानते हुए उसने कहा कि ये बुद्धि की सलाह है। क्या कहा है? ये बुद्धि की सलाह। इसके संबंध में आगे लिखता है कि नैतिक अधिकार जैसी कोई वस्तु नहीं है। उसका मानना है हाब्स का कि नैतिक, ठीक है, जो एक आदर्शवादी विचारक के लिए नैतिकता बहुत बड़ी चीज है, और नैतिक आदेशों पर ही चलते हैं आदर्शवादी विचारक, जैसा कि हमने पिछली उसमें प्लेटो और अरस्तू इनके बारे में पढ़ा था।
तो उनका मानना क्या है कि नैतिक अधिकार जैसी कोई वस्तु नहीं, ना मनुष्य के कर्तव्य और लाभ के बीच संघर्ष। यह क्या है? मनुष्य के कर्तव्य और लाभ के बीच का संघर्ष है। यह तो केवल उन्मत्त से लेकर शांत व्यक्ति की अभ्यर्थना है। तो उन्मत्त से लेकर शांत व्यक्ति की क्या माना है इन्होंने? अभ्यर्थना, अभ्यर्थना माना है। हाब्स के अनुसार भावना तथा कल्पना उन्हें अपनी मृत्यु के भय का पाठ पढ़ाती है। तर्क उन्हीं प्राकृतिक नियमों का पालन करना सिखाता है। तर्क क्या है? उन्हीं प्राकृतिक नियमों का पालन सिखाता है, अर्थात दूसरों के लिए वह मत करो जिसे हम अपने लिए पसंद नहीं करते। ठीक है, यह बात फैक्ट है। अगर हम दूसरों के लिए वह मत करो, यानी हम अगर किसी काम को, हम ये नहीं चाहते कि हमारे साथ कोई ऐसा करे, तो हमें भी दूसरे के साथ वैसा कार्य नहीं करना चाहिए। जो काम हमें पसंद नहीं, हम कैसे कह सकते हैं कि वह दूसरे को अच्छा लगेगा? तो इसलिए दूसरों के लिए वह कार्य बिल्कुल मत करो जो हम पसंद नहीं करते। अतः इच्छा मनुष्य को कार्य करने के योग्य बनाती है। इच्छा क्या बनाती है? मनुष्य को कार्य करने के योग्य बनाती है, और उसका तर्क समाज निर्माण में क्या करता है? योगदान देता है, सहयोग देता है। ठीक है, तो तर्क के द्वारा ही मनुष्य समाज निर्माण में योगदान अपना देता है। ठीक है, हाब्स की रचनाएं देख लेते हैं, एक नजर में देख लीजिए, सारी रचनाएं हैं इसकी, और इसे याद कर लिए। एलिमेंटा ऑफ लेवियाथन, डिसीवे, डी कारपोरे, डी होमाइन, ये 5 रचनाएं हैं इसकी, तो इसे जो है याद रखिए। ठीक है, हाब्स की प्राकृतिक अवस्था में निहित मुख्य प्राकृतिक कानून। पहला क्या है? प्रत्येक मनुष्य अपने ऊपर उपकार करने वालों का उपकार करे, यानी प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य क्या है कि हमारे ऊपर यदि कोई उपकार करता है तो हमें भी उसका उपकार करना चाहिए। ठीक है, तो प्रत्येक मनुष्य अपने ऊपर उपकार करने वालों का उपकार करे। दूसरा क्या है? प्रत्येक मनुष्य अपने ऊपर उपकार करने वालों के प्रति क्या है? कृतज्ञता जाहिर करे, यानी हमारा किसी ने उपकार किया, हमारा किसी ने कार्य किया है, हमारे दुख सुख में कोई साथी रहा है, तो हमें क्या होना चाहिए? उसके प्रति कृतज्ञता जाहिर करनी चाहिए, उसके प्रति कृतज्ञता है, उसका एहसान मंद होना चाहिए, यह मानना हमें चाहिए। ठीक है, तीसरा क्या है? प्रत्येक मनुष्य समझौता द्वारा अपनी प्राकृतिक स्वतंत्रता का परित्याग करने को तत्पर रहे। प्रत्येक मनुष्य क्या करे? समझौता करे, और समझौता द्वारा अपनी प्राकृतिक जो स्वतंत्रता है, नेचुरल स्वतंत्रता है, उसे क्या करे? उसको परित्याग करने को तत्पर रहे। ठीक है, चौथा क्या है? प्रत्येक मनुष्य का उद्देश्य केवल शांति स्थापित करना ना हो, सिर्फ यही उद्देश्य ना हो कि सिर्फ शांति ही स्थापित हो, प्रत्येक मनुष्य का ऐसा कर्तव्य उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हाब्स के अनुसार प्राकृतिक नियम होने के बावजूद एक शक्ति संपन्न संस्था के अभाव में नियमों के पालन तथा अधिकारों का उपयोग मनुष्य स्वेच्छा से किया करता था। इसका कहना है, हाब्स का कहना है कि संस्था के अभाव में, शक्ति संपन्न संस्था के अभाव में क्या था? नियमों का पालन तथा अधिकारों को मनुष्य स्वेच्छा से, यानी अपनी इच्छा से करता था। इसी कारण लोगों ने राज्य संस्था की कमी महसूस की, तो उन्होंने क्या की? राज्य जैसी संस्था की क्या किया? कमी महसूस की, और इसी कमी को दूर करने के लिए लोगों ने सामाजिक समझौता किया, यानी आपस में लोगों ने समझौता किया, तथा राज्य या कॉमनवेल्थ का निर्माण जो है इसी समझौते के परिणाम स्वरूप लोगों ने आवश्यकता महसूस की और किया। ठीक है, तो राज्य क्या है? सामाजिक समझौते का परिणाम माना जाता है। हाब्स के मत में प्राकृतिक अवस्था में भी एक प्राकृतिक कानून विद्यमान था, ऐसी जो बौद्धिक आत्मरक्षा के नियम के रूप में था। प्राकृतिक कानून हाब्स के मत में मनुष्यों के सामाजिक समझौते का मुख्य उद्देश्य था। एक ऐसी प्रमुखता स्थापित करना जो अत्याचारियों को दंडित कर सके तथा निर्बलों की रक्षा कर सके, यानी कमजोर लोग हैं, निर्बल लोग हैं, गरीब लोग हैं, दुखी लोग हैं, उनकी रक्षा कर सके, और जो अत्याचारी लोग हैं उनको दंड दे सके। ठीक है, हाब्स के अनुसार मैं इस व्यक्ति या व्यक्ति के समूहों को इस शर्त पर अधिकार देता हूं और अपने आप को शासित करने के अधिकार को छोड़ता हूं, ताकि आप भी अपना अधिकार दें और इसके सब कार्यों को उसी रूप में क्या करें? अधिकृत करें। ठीक है, हाब्स के अनुसार समझौता मनुष्यों ने आपस में मिलकर किया। हाब्स का क्या मानना है कि मनुष्य जो थे उन्होंने मिलकर समझौता किया, इसलिए प्रभु सत्ताधारी इस समझौते का भागीदार नहीं है, क्योंकि यह पहले से मौजूद नहीं था, बल्कि उसका अस्तित्व क्या हुआ? समझौते के बाद आया, यानी प्रभु सत्ता जो है धारी माना है कि इस समझौते का भागीदार नहीं है, उसका अस्तित्व कब हुआ? समझौते के बाद आया। ठीक है, हाब्स के अनुसार सामाजिक समझौते में मनुष्य ने अपने समस्त अधिकार स्वतंत्रता को सदा के लिए त्याग दिया था, अतः उन्हें राजसत्ता के विरुद्ध विरोध करने का अधिकार नहीं था। जब शुरुआत में क्या था? जब राजसत्ता राजा बना तो उसका जो विरोध करता था तो क्या करते थे? उसे प्राणदंड दे देते थे।
तरह तरह से उस पर अत्याचार करवाते थे, तो ये सब चीजें थी। तो उसका विरोध करना जो है पाप था और वह विरोध नहीं कर सकता था। तो इसमें क्या था कि उन्होंने कहा कि विरोध करने का अधिकार नहीं। प्रभुसत्ता क्या है, सर्वोच्च तथा पूर्ण है। प्रभुसत्ताधारी को सौंपे गए अधिकार वापस नहीं मांगे जा सकते, यानी जो प्रभुसत्ताधारी है उसपे जो है जो उसको अधिकार सौंपे गए हम उसे वापस नहीं मांग सकते, क्योंकि इन अधिकारों को वापस मांगने का अर्थ क्या होगा, प्राकृतिक अवस्था में पुनः लौटना। यानी प्राकृतिक अवस्था जो थी, जो पाशविक अवस्था थी, उसमें हम पुनः लौट जाएंगे यदि हमने वो अधिकार वापस मांगे। हाब्स द्वारा प्रतिपादित समझौता सिद्धांत सामाजिक तथा राजनीतिक दोनों है। सामाजिक भी है और राजनीतिक दोनों है। सामाजिक इसलिए कि इसके द्वारा मनुष्यों ने अपनी व्यक्तिगत शक्ति को त्याग कर सामाजिक बंधन स्वीकार किया, तथा राजनीतिक इसलिए कि मनुष्य समझौते के परिणाम स्वरूप राज सत्ता की स्थापना हुई। ठीक है। प्रभुसत्ताधारी के अधिकारों को पूर्ण मान्यता प्रदान करने के बावजूद हाब्स ने व्यक्ति के जीवन के अधिकार को महत्ता प्रदान की है। ठीक है। हाब्स ने व्यक्ति के जीवन के अधिकार को महत्ता प्रदान की। यदि शासन व्यक्ति को अपने आप को मारने, घायल करने अथवा पंगु बनाने या अपने आप को आघात पहुंचाने वालों का विरोध न करने अथवा भोजन, औषधि या जीवन के आवश्यक तत्व किसी वस्तु के प्रयोग की मनाही करे तो प्रत्येक व्यक्ति को क्या है, उसके आदेश करने का उल्लंघन का अधिकार है। हाब्स कहता है, ये कहता है कि यदि अपने आप को मारने, व्यक्ति को अपने आप को मारने, घायल करने, पंगु बनाने, आघात पहुंचाने, विरोध न करने अथवा भोजन, औषधि या किसी प्रकार की आवश्यक वस्तु की प्रयोग की अगर मनाही करता है शासन, ठीक है, राज्य या शासन मनाही करता है, तो व्यक्ति को क्या है, उसके आदेश का उल्लंघन करने का अधिकार है। ठीक है। यानी अगर इस तरह कोई दिक्कत आती है तो वह अधिकार अपने जो है उसको उल्लंघन करने का अधिकार है राज्य का, शासन का। हाब्स ने शासन के हाथों में असीम सत्ता सौंपकर जनसाधारण को विरोध के अधिकार से वंचित कर पूर्ण सत्तावाद को प्रेरित किया। हाब्स कहता है कि जनता का एकमात्र कार्य संप्रभु के आदेशों का पालन करना है, चाहे वे आदेश ईश्वरीय या प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध ही क्यों ना हो। हाब्स क्या कहता है कि जनता का एकमात्र कार्य क्या है कि संप्रभु के आदेशों का पालन करना, चाहे वे ईश्वरीय हो या प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध भी क्यों ना हो। ठीक है। जनता के लिए उनका पालन करना क्या है, न्यायपूर्ण एवं वैध है। ठीक है। आपसे कहता है संप्रभु को जनता की संपत्ति छीनने का, यहाँ तक कि उसके प्राण लेने का अधिकार भी है। यह यहाँ भी कहता है कि दोनों चीजें कहता है। देखिए, एक तरफ ये कहता है कि जो है उसको उल्लंघन करने का भी अधिकार है अगर इस तरीके से, फिर यहाँ पे ये भी कह रहा है कि उसको प्राण लेने का भी अधिकार है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि आपस में विरोधाभासी विचार इसके हैं, क्योंकि जनता की संपत्ति और प्राण उसकी सत्ता से ही, इसका ये भी मानना है कि जनता की जो संपत्ति है वह और प्राण है उसकी सत्ता से ही सुरक्षित रह सकते हैं। हाब्स के मत में संप्रभु किसी भी कानून को मानने के लिए बाध्य नहीं, उसके अनुसार कानून संप्रभु का आदेश है। ठीक है। हाब्स का राज्य व्यक्ति के लिए उसका निर्माण व्यक्तियों ने अपने हितों की सिद्धि हेतु किया, जो निरंकुश सत्ता के द्वारा उनके द्वारा दी गई, उसका ध्येय भी व्यक्तिगत सुरक्षा की प्राप्ति है। इस तरह आपस में निरंकुशवादी होकर भी पूर्ण व्यक्तिवाद का इसने समर्थन किया है। मतलब निरंकुशवादी भी है और पूर्ण व्यक्तिवादी भी है। ये शेबाइन कहते हैं संप्रभु की निरंकुशता का सिद्धांत है, जिसके साथ सामान्यतः हाब्स का नाम जोड़ा जाता है, वास्तव में उसके व्यक्तिवाद का आवश्यक पूरक था। आलोचना अब देखते हैं हम आलोचना। ठीक है, वो तो सब उसके समर्थन की बातें थी, अब आलोचना की बात है, क्योंकि आलोचना में भी पूछता है, इसलिए आपको आलोचना भी ध्यान रखना है, एग्जाम में आता है, आलोचना के बारे में भी पूछा जाता है। आलोचकों के अनुसार मानव स्वभाव के प्रति हाब्स का दृष्टिकोण एकांकी, अतिरंजित और निराशावादी, ये कहा है आलोचकों ने। क्या है मानव स्वभाव के प्रति उसका विचार, क्या है, दृष्टिकोण जो है एकांकी है, अतिरंजित और निराशावादी दृष्टिकोण है, तथा उसके विचार विरोधाभास, जो मैंने अभी पहले बताया था कि विरोधाभासी विचार लग रहे हैं उसके, तो वही चीज है कि विद्वान क्या कहते हैं कि उसके विचार जो है विरोधाभासपूर्ण है। यह कैसे माना जा सकता है कि दानव रूपी व्यक्ति एकाएक ऐसी अवस्था में प्रवेश कर सकते हैं जिसमें उसकी पूरी स्थिति एकदम विपरीत हो जाए। ठीक है, विपरीत स्थिति का इसने वर्णन किया है, इसलिए इसके आपस के विचार ही जो है विरोधाभासी हैं। अर्थात ऐसी स्थिति अवस्था जिसमें युद्ध की जगह शांति का साम्राज्य हो, पशुबल व धोखाधड़ी से मुक्त हो, तथा सत्य न्याय जिस पर आधार हो। जिस तरह एक हब्सी अपना रंग नहीं बदल सकता, उसी तरह हाब्स द्वारा वर्णित रक्त पिपासु व्यक्ति शांति प्रिय राजा का रूप धारण नहीं कर सकता, ये कहा है इन्होंने बाहन ने। ठीक है, ये कहा इन्होंने बाहन ने।
हाब्स द्वारा प्रतिपादित अविभाज्य संप्रभुता की धारणा सही नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रभुसत्ता शासन के 3 अंगों में विभाजित है। हाब्स द्वारा बड़ी सामाजिक समझौता एक पक्षीय था, यानी क्या कहा है, एक पक्ष का माना जाता है, जबकि समझौता प्रायः द्विपक्षीय। समझौता क्या होता है, दोनों तरफ का माना जाता है। आपस में अगर समझौता होता है तो एक दूसरे की बातें माननी पड़ती है। समझौते का मतलब यही है। तो इसका जो समझौता है क्या है, एक पक्षीय है, संप्रभुता का आदेशी सब कुछ है, फिर व्यक्तिवादी भी है, तो इसका कुछ समझ में नहीं आता है। हाब्स की यह कहकर आलोचना की गई है कि उसने राज्य और सरकार में कोई भेद ही नहीं किया है, जबकि वह दोनों अलग अलग प्रकार के संगठन है। राज्य और सरकार दोनों अलग चीजें हैं, तो उसमें कोई भेद इसने नहीं किया है। लेवियाथन प्रभु सत्ताधारी केवल अति मानवीय आकार का पुलिसमैन है। ये लेवियाथन जो इसने लिखी थी उसके बारे में ये गूज कहते हैं, दबाव का यंत्र है। क्या माना इन्होंने, लेवियाथन प्रभु सत्ताधारी केवल अति मानवीय आकार का पुलिसमैन है, दबाव का यंत्र है, स्वतंत्र विकास उन्मुख सभ्यता की प्राप्ति का परिहार्य साधन नहीं है। ठीक। बैमिल इसे क्या कहते हैं, बैमिल ने क्या कहा है, सीधे कुत्ते का तमाशा कहा है इसे, इसकी इतनी बुरी आलोचना की है। कावले क्या कहते हैं, उसे मालबरी का शैतान कहते हैं। ठीक है, मालबरी जगह का नाम था जिसे मालबरी का शैतान कहा है उसे हाब्स को। ठीक है, फिर भी हर चीज में अच्छाई होती है बुराई होती है, दो बच्चों ये ध्यान रखें। तो योगदान क्या है इसका, हाब्स का योगदान क्या है। शेबाइन कहते हैं अंग्रेजी भाषा भाषियों ने जितने भी दार्शनिकों को जन्म दिया उसने हाब्स क्या है, महानतम, कदाचित महानतम है, यानी महान है वो। वाहन क्या कहते हैं, हाब्स प्रथम लेखक था जिसने संप्रभुता के विचार के पूर्व महत्व को समझा और उसके स्वरूप, मर्यादाओं, कार्य आदि की सूचना विवेचना कर इसने क्या किया, इसकी विशद व्याख्या की है। ठीक है, तो इसलिए इसका महत्वपूर्ण योगदान था ये, सेवाइन कहते हैं और वाहन कहते हैं। हाब्स प्रथम व्यक्ति था जिसने राजनीति शास्त्र के अध्ययन के पूर्णतः वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया। इस बात पे ध्यान रखिए क्योंकि अरस्तु और प्लेटो ने के बारे में मैंने एक वीडियो डाली थी, और जिन लोगों ने नहीं देखी वो देख लेंगे। तो उसमें आपने देखा था सिर्फ कल्पनात्मक था, संकल्पना थी। तो इसने क्या किया है, इसने वैज्ञानिक पद्धति का इसमें प्रयोग किया है। यह प्रथम व्यक्ति माना जाता है, इस बात का ध्यान रखें। हाब्स का सर्वाधिक योगदान जो है महत्वपूर्ण योगदान क्या था, उसका व्यक्तिवाद। यह राज्य को भी प्रमुख मानता है लेकिन व्यक्तिवादी भी है, क्योंकि उसने राज्य को एक साधन, इसने क्या किया, राज्य को साधन तथा व्यक्ति के कल्याण तथा उसकी सुरक्षा के को एक साथ घोषित किया। इसने राज्य को क्या माना, एक साधन माना है जो व्यक्ति के कल्याण के लिए और उसकी सुरक्षा के लिए, उसके हित के लिए, उसकी संपत्ति की सुरक्षा के लिए, उसके प्राणों की सुरक्षा के लिए क्या है, सामाजिक समझौते द्वारा राज्य का मनुष्यों ने समझौते के द्वारा निर्माण किया है। राज्य की आवश्यकता महसूस की और उनका निर्माण किया, जिसका कहना यह है, तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाब्स के लिए ब्रह्मांड एक यंत्र है। यह व्यक्ति को पूर्ण रूपेण आत्म केंद्रित मानता है। उसे प्रायः अतिशयवादी कहा जाता है। ठीक है, किंतु वह राजदर्शन के इतिहास में सबसे बड़ा व्यक्तिवादी है। उसे राज्य के लिए माना जाता है कि वह अतिशयवादी है, लेकिन उसे व्यक्तिवादी भी माना जाता है। उसका सिद्धांत व्यक्तिवाद का सिद्धांत है, यानी उसने व्यक्ति को भी प्रधानता दी है। उसने कहा है कि यदि किसी तरीके को उसके साथ दिक्कत होती है तो उसको राज्य का उल्लंघन भी करना चाहिए, ये भी कहा है, जो प्रत्येक वस्तु का आलिंगन करता है। प्रसिद्ध चिंतक आरजी कलिंगवुड ने, ठीक है, कलिंगवुड ने हाब्स की रचनाओं की प्रशंसा इस प्रकार की है। लेवियाथन, ठीक है, लेवियाथन जो है एक ऐसी कृति है, एक ऐसी रचना है जो राजनीति शास्त्र के संपूर्ण ढांचे का अध्ययन करने की दृष्टि से क्या है, यह बेजोड़ मानी जाती है। हाब्स की कृति, हाब्स की रचना लेवियाथन, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है लेवियाथन। हाब्स की सर्वव्यापक दृष्टि से प्रभावित होकर ही कलिंगवुड ने अपनी पुस्तक का नाम क्या रखा, न्यू लेवियाथन। तो लेवियाथन अगर आता है और न्यू लेवियाथन दोनों आता है तो इसमें क्या फर्क है, जो हाब्स ने रचना की है वो लेवियाथन की है, और न्यू लेवियाथन की रचना किसने की है, बच्चों की है कलिंगवुड ने। ये ध्यान रखिए, न्यू लेवियाथन कलिंगवुड और लेवियाथन की है हाब्स ने, और न्यू लेवियाथन कलिंगवुड ने की है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिए, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे हमें। और हाब्स के दृष्टिकोण से सहमति प्रकट करते हुए कलिंगवुड ने अपने विषय के बारे में लिखा है कि इस पुस्तक के अंतर्गत मैंने उन्हीं समस्याओं का जो किसने उठाई थी, हाब्स ने उठाई थी। यह कहता है कलिंगवुड, जिसने न्यू लेवियाथन की रचना की है, वह कहता है कि उन्हीं समस्याओं का इस पुस्तक, इसने जो न्यू लेवियाथन लिखी है, इस पुस्तक की जो इसने कलिंगवुड ने रचना की है, वह कहता है कि मैंने इस पुस्तक के अंतर्गत
अंदर उन्हीं समस्याओं को का जो है, जिसको कि हाब्स ने जो समस्याएं उठाई थी, जिन समस्याओं के बारे में हाब्स ने विचार किया था, जिन समस्याओं का बारे में उसने अध्ययन किया था, उसी क्रम में मैंने अध्ययन किया है, ये कहना है कलिंगवुड का। इसीलिए इसने क्या किया, इस किताब का, अपनी रचना का नाम जो है न्यू लेवियाथन रखा। और पुस्तक के 4 भागों को व्यक्ति, समाज, सभ्यता, 4 भागों, पुस्तक के 4 भागों को क्या किया, व्यक्ति, समाज, सभ्यता और पाशविकता नाम दिया है। व्यक्ति, समाज 2, सभ्यता 3, पाशविकता नाम दिया है 4 भागों में। ठीक है, तो हमारी वीडियो यहीं तक है। और फ्रेंड्स, पूरा वीडियो अवश्य देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें मैं करा रही हूँ और पीडीएफ भी दे रही हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक यू।